हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ ऐसे 210 के बारे में, जो है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इस स्टैंडर्ड में हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला है एंगेजमेंट लेटर, दूसरा है एंगेजमेंट लेटर इन रिकरिंग ऑडिट, तीसरा है हमारे एंगेजमेंट लेटर में ऑडिट के दौरान पीरियड ख़त्म होने से पहले ही कोई चेंज TCWG या मैनेजमेंट करवाना चाहती है तो हम उस पर क्या रिएक्ट करेंगे। तो ये तीन टॉपिक्स हैं जिसमें ये पूरा स्टैंडर्ड डिवाइडेड है। इन तीन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। जो इसका टाइटल है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो इसका ये मतलब है कि जब हम एज अ ऑडिटर ऑडिट करने जाते हैं किसी एंटिटी में, तो हम मैनेजमेंट से पहले डिस्कस करते हैं कि हम क्या हमारा ऑडिट का स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं, क्या हमारी हैं। वो सब का एक रिटन डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हम लिखते हैं और फिर उसको दोनों पार्टी साइन करती हैं और वो एक एंगेजमेंट लेटर बन जाता है। तो और उसी के अनुसार पूरे ऑडिट पीरियड में काम किया जाता है। उसको कोई ब्रीच नहीं कर सकता, उसके ब्रीचिंग के फिर अलग इफेक्ट्स होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा टाइटल की क्या मतलब है इसका। हमारा टॉपिक है एंगेजमेंट लेटर। व्हाट इज एंगेजमेंट लेटर? तो एंगेजमेंट लेटर इज अ लेटर विच द ऑडिटर कंफर्म्स द टर्म्स ऑफ ऑडिट विद TCWG एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। तो ये एक लेटर है जो या आप कह सकते हैं रिटन डॉक्यूमेंट है जो हम प्रिपेयर करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की हमारे ऑडिट में हम क्या करने वाले हैं। तो इसी में हमारा सेकंड जो पॉइंट आ गया वो हो गया कंटेंट ऑफ लेटर कि हमारा कंटेंट क्या है। तो इसके अंदर कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं, बहुत इजी हैं, तो आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं। अगर आप जनरली सोचे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि क्या लेटर होना चाहिए एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट का, अगर आपने उसका मीनिंग समझ लिया है तो, कि हमारा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG क्या है, थर्ड हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर क्या है, नेक्स्ट हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल FRF इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि हमारा क्या एंटिटी में कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो होता है, तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट हो गया फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट भी हम किस तरीके से बनाएंगे, उसमें क्या कंटेंट रखेंगे, कौन सा हमारा जो पैराग्राफ जैसे होते हैं उसमें की ऑडिट मैटर या क्या हमारा रिटन में जाने वाला है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट हो गया ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो ऑडिटर जब भी आपसे कुछ रिटन मैनेजमेंट या TCWG से रिटन में कुछ लेगा तो उसका क्या पैटर्न होगा, ऑडिटर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप कैसे देंगे, जो उसको इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली चाहिए वो आप उसको रिटन में देंगे। नेक्स्ट हो गया कि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू वॉट एवर रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर, कि आप हम पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन या रिकॉर्ड्स चाहिए होगी वो आपकी साइड से हमको प्रोवाइड की जाएगी, सो दैट ऑडिट जो है वो स्मूथली चला जाए। तो ये हमारे कुछ 7 पॉइंट्स हो गए रिगार्डिंग कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर सेकेंड पॉइंट, जो है एंगेजमेंट लेटर इन रिकरिंग ऑडिट। तो रिकरिंग ऑडिट इज लाइक हमारा एक टेन्योर खत्म हुआ, एक टर्म हमने किसी भी एंटिटी का कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट पीरियड के लिए भी उन्होंने हम ही को हायर किया है। दे हैव नॉट लाइक ट्रांसफर्ड द ऑडिट टू सम अदर ऑडिटर, हमारी ही फर्म को या हमें ही उन्होंने हायर किया है फिर से। तो दैट इज अ रिकरिंग ऑडिट। तो जब रिकरिंग ऑडिट में हम होंगे तो क्या वो ज़रूरी है कि हम उनको एंगेजमेंट लेटर नया दें? तो इसमें क्या होता है कि ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप उनको नया एंगेजमेंट लेटर ही दें रिकरिंग ऑडिट में। वो उसके कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जैसे कि कुछ भी ऐसा हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड कि उसके लिए ज़रूरत है कि एंटिटी एक नया बनाए, कि नया ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स डिस्कस करने की हमें ज़रूरत है, ऐसा वो पहले चेक करेंगे। या जो हमने बनाए थे उनमें से कुछ भी लास्ट टाइम ठीक से फॉलो नहीं हुआ तो हमें वो एंटिटी को रिमाइंड कराने की ज़रूरत है। तो एनी रिवीजन और रिमाइंड कराने की ज़रूरत है कोई भी एंगेजमेंट टर्म में, तभी हम उनको एक नया एंगेजमेंट लेटर देंगे, अदरवाइज हम पिछले वाले को ही फॉलो करते रहेंगे। ऐसा मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है कि हमें नया ही देना है। ओके, नाउ इसमें क्या फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिससे हमें नया एंगेजमेंट लेटर ही उनको देना होगा।
तो अगर आप सोचें तो क्या फैक्टर्स आपके दिमाग में जनरली आएंगे? तो पहला हो जाएगा कि एनी चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट की जो भी लोग हैं मैनेजमेंट में, उसमें से कोई भी पर्सन रिटायर हुआ है या डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हटा दिया गया और कोई नया पर्सन वहाँ पे आ गया, तो वो चेंज इन मैनेजमेंट हो गया, तो उसके लिए फिर हमें एक नया एंगेजमेंट लेटर ही देना होता है। सेकंड हो गया सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर और साइज ऑफ द एंटिटी, मतलब हमने जो है ड्यूरिंग द पीरियड कुछ एक नया यूनिट खोल दिया, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस कर दिया, कोई सब यूनिट खोल दिया, तो उसमें भी फिर हमें एक नया एंगेजमेंट लेटर ही देना होता है। थर्ड पॉइंट इसमें है सिग्निफिकेंट चेंजेस ओनरशिप, तो लाइक हमारे पहले जो डायरेक्टर्स थे उनके हाथ में जितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग था वो चेंज हुआ है किसी भी वजह से, तो उस केस में भी हमें एक नया एंगेजमेंट लेटर ही देना होता है। नेक्स्ट हो गया चेंज इन एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, तो अगर कोई भी चेंज सिग्निफिकेंट चेंज आता है FRF में तो उसके लिए भी हमें एक नया एंगेजमेंट लेटर ही देना है। फिफ्थ हो गया एनी इंडिकेशन दैट एंटिटी मिसअंडरस्टूड द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, तो अगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप है ऑडिट का वो हम मैनेजमेंट को ठीक तरीके से लास्ट टाइम नहीं समझा पाए थे, जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी ड्यूरिंग द पीरियड, तो उसको चेंज करने के लिए भी फिर हम उनको एक नया क्या मतलब रिवीजन ऑफ टर्म, तो उसके लिए भी हम रिवीजन ऑफ एंगेजमेंट टर्म्स करेंगे। इसमें हो गया एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कि कुछ भी ऐसा हुआ जो लास्ट टाइम हमको फेस करना पड़ा, जैसे हमें कोई भी इंटरनल कंट्रोल में हमें कोई प्रॉब्लम मिली थी जो कि बहुत सिग्निफिकेंट थी, और उस इंटरनल कंट्रोल के लिए हमें कोई चेंज, उसमें एक मेजर चेंज लाना पड़ा एंटिटी में, तो उस चेंज की वजह से हमें एक नया एंगेजमेंट लेटर फ्रेम करना होगा। सेवेंथ पॉइंट इसमें हो जाएगा एनी चेंज इन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, तो जो भी हम रिपोर्ट बनाते हैं अपना ऑडिट रिपोर्ट, उसका फॉर्म अगर हम चेंज करने वाले हैं, उसका कंटेंट में कोई चेंज आने वाला है, तो उसके लिए भी फिर हम एक नया एंगेजमेंट लेटर ही फॉर्म करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए 7 फैक्टर्स जिसके लिए हमें एक नया एंगेजमेंट लेटर बनाना होता है या उस पुराने वाले को रिवाइज करना होता है रिकरिंग ऑडिट के टाइम पे। दिस इज जस्ट फॉर रिकरिंग ऑडिट। अगर हम लास्ट टाइम हम एक एंटिटी के ऑडिटर थे और फिर हमको उसने हटा दिया, तो एक नया डेफिनेटली फॉर्म होगा, क्योंकि वहाँ पे एक नई ऑडिट फॉर्म आ रही है नेक्स्ट पीरियड के लिए। ये रिकरिंग ऑडिट का हो गया फैक्टर्स जब हम ही हैं जो नेक्स्ट पीरियड में भी उनका ऑडिट कर रहे हैं, तो दिस इज फॉर दैट। नाउ हमारा थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इस स्टैंडर्ड में जो आता है कि मैनेजमेंट ने हमसे ड्यूरिंग द पीरियड, मैनेजमेंट और TCWG ने हमसे कोई चेंज इन टर्म्स रिक्वेस्ट किया है और उस चेंज से हमें एक लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिल रहा है, तो ऑब्वियसली अगर हम जो भी हमारा ऑडिट रिपोर्ट है हम उसमें कोई भी चीज़ लोअर एश्योरेंस पे नहीं देते हैं अपना जजमेंट। तो अगर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है एनी चेंज ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विच प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस टू द ऑडिटर, तो इसमें दो चीज़ हो गई। इसमें ऑडिटर पहले क्या करेगा कि पहले वो जस्टिफाई करेगा कि ये जो वो चेंज हमसे डिमांड कर रहे हैं, इज इट जस्टिफाइड, इज इट वैलिड कि हाँ हमें करना चाहिए, और इट इज़ नॉट। इफ़ इट इज़ वैलिड एंड इट इज़ जस्टिफाइड कि हाँ वो सही चेंज हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वी विल डू द चेंज एंड वी विल वर्क अकॉर्डिंगली, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन केस कि हम मैनेजमेंट ने हमसे जो रिक्वेस्ट किया है वो चेंज हमारे लिए लाइक और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ऑडिट के लिए, उससे हम प्रॉपरली ये जजमेंट नहीं दे सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, तब हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि दैट द रिक्वेस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड इट विल बी डिनाइड एंड ऑडिटर विल कंटिन्यू ऑन द ओरिजिनल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। दूसरा हो गया बट अगर मैनेजमेंट हमें काम करने नहीं दे रही ओरिजिनल टर्म्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया चेंज के लिए और हम चेंज नहीं कर रहे, तो दे विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, then we will withdraw from the engagement and then we will see कि हमारी liability है to mention this to TCWG और higher management और to the regulators कि हमने किस वजह से withdraw किया है। तो we will give this in written to the higher management that is like TCWG और to the regulators that is government और any tax authority कि हमने क्यों withdraw कर लिया। तो guys ये इसमें बस इतना ही है। अब मैं जल्दी से आपको एक समराइज कर देती हूँ जल्दी।
कि आपके क्या इसमें मेन पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो इसमें क्या है, पहला हमारा कि हमारा एंगेजमेंट लेटर क्या होता है। ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये लास्ट टाइम MTP अप्रैल 19 में भी पूछा गया था, मॉक टेस्ट पेपर में आया था। तो इसीलिए एंगेजमेंट लेटर क्या है और उसके क्या कंटेंट है उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, बस। वो बहुत ईजी भी है। तो ओके, हमारा व्हाट इज एंगेजमेंट लेटर एंड व्हाट आर द कंटेंट ऑफ लेटर। एंगेजमेंट लेटर हमारा वो लेटर है जो ऑडिटर कंफर्म करता है टर्म्स ऑफ ऑडिट विद मैनेजमेंट एंड TCWG ऑफ द एंटिटी। कंटेंट ऑफ लेटर में क्या हो गया, पहला हमारा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल FRF, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर एक्सपेक्टेशन विद ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशन एट रिटन रिप्रेजेंटेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर। ये हमारा कंटेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा हुआ रिकरिंग ऑडिट का। तो रिकरिंग ऑडिट में हम की क्या जरूरत है, हमें क्या मैंडेटरी है कि हमें एक नया लेटर ही नेक्स्ट पीरियड में देना है? नो, दैट इज नॉट मैंडेटरी, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स, ऐसे सर्कमस्टेंसेस खड़े हो जाते हैं कि हमें एक नया एंगेजमेंट लेटर ही फॉर्म करना होता है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? उसके अंदर हमने 7 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट था एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटी। नेक्स्ट इज चेंज इन ओनरशिप। Next is indicator that entity misunderstood the objective and scope of audit. Sixth point is any revised or special terms of audit engagement. And seventh and the last point इसमें हो गया any change in reporting requirement. ये 7 points हमारे हो गए रिकरिंग ऑडिट के क्या फैक्टर्स हैं जिसमें हमें एक नया उनको एंगेजमेंट लेटर देना होता है। लास्ट पॉइंट इसमें था कि हमसे मैनेजमेंट ने कुछ रिक्वेस्ट किया है चेंज करने के लिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑडिट। आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस वर्ड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑडिट हमसे मैनेजमेंट ने कुछ रिक्वेस्ट किया है चेंज करने को टर्म्स एंड कंडीशंस में एंगेजमेंट ऑफ ऑडिट के। तो उसमें हम ये देखेंगे कि अगर वो जस्टिफाइड है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और चेंज कर देंगे एंड देन हम अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे। बट अगर वो जस्टिफाइड नहीं है तो हम ओरिजिनल टर्म्स पे काम करेंगे और हम उनका जो रिक्वेस्ट है उसको डिनाई कर देंगे। बट अगर मैनेजमेंट हमें काम नहीं करने देगा ओरिजिनल टर्म्स पे, देन हम उस एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेंगे एंड फिर हम देखेंगे अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हायर मैनेजमेंट दैट इज TCWG या रेगुलेटर्स को ये बताने की कि हमने क्यों विड्रॉ किया है तो हम उनको बता देंगे। सो गाइज, this much is there in essay 210 agreeing the terms of audit engagement. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको इजीली समझ में आया हो एंड आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको आपको लगता है कि इसकी जरूरत है। सो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी किसी और स्टैंडर्ड के साथ। टिल देन, बाय बाय।